हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके दूसरी सिटिंग का हम लोग टोटल सवाल देखे थे, ऑब्जेक्टिव का, साइंस पेपर का। और अब हम लोग पहले सिटिंग का टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, यदि आप दूसरी सिटिंग का सवाल नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो पहले सिटिंग का सवाल है इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही दूसरा वीडियो आए नया वाला, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको होगा टोटल 80 क्वेश्चन पहले सिटिंग का, जो 2021 में पूछा गया था। इसके अलावा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगे उसको सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम बताते चलेंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव का भी तैयारी होते रहे। लेकिन हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव है लेकिन तैयारी आपका सब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं जल्दी से सवाल। तो जल्दी से देखेंगे हम लोग पहला नंबर का सवाल जो क्या पूछा गया था। दोस्तों, पहला नंबर जो सवाल हम लोग का पूछा गया है, सवाल ये है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है दोस्तों। तो यानी कि हो गया 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 एम्पियर में है, मिली एम्पियर है 1 एम्पियर इक्वल टू दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ कि मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -3 एम्पियर। और दूसरा है दोस्तों, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग ऑप्शन है दोस्तों, भारी वाहनों, रेल इंजन। तो हम लोग जानते हैं बिजली का उत्पादन में भी होता है, रेल इंजन में भी होता है, भारी वाहनों में भी होता है। तो इसका हम लोग ऑप्शन सही करेंगे। और अगला सवाल है दोस्तों, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये पता होगा। सोना की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि सोना का परमाणु संख्या क्या है, तो हम लोग याद रखेंगे 79 होता है। और पिछले वीडियो में हम लोग डील किए थे कि लोहा का भी परमाणु संख्या पूछा जाता है, जो कि 26 होता है, याद रखेंगे। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन का पचना। दोस्तों, ये तीनों ऑक्सीकरण की क्रिया है, तो बच गया कौन, अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता। दोस्तों, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का संयोजकता जो है 2 होता है, तो हम लोग 2 को टिक करेंगे। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसको में अम्ल का गुण पाया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का गुण जो होता है 7 से कम वाला में होता है, लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है अम्ल वर्षा के बारे में। तो हम लोग बताएंगे कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अगला है दोस्तों, पूछा गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों, मेथेनोइक रहेगा तो हम लोग मेथेनोइक अम्ल को ऑप्शन देंगे, और फार्मिक अम्ल रहेगा तो फार्मिक अम्ल को ऑप्शन देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। और बी और सी दोनों डी में है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि फ्लोएम भी संवहन ऊतक का कार्य करता है और जाइलम भी संवहन ऊतक का कार्य करता है। तो बी और सी दोनों होगा। प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजुआ जो है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण विसरण द्वारा करता है। विसरण की प्रक्रिया द्वारा जो है उत्सर्जन करता है, निष्कासन करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या करते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का जो है उसको यकृत कहते हैं। अगला है दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वह पश्च मस्तिष्क करता है। और पश्च मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम जो होता है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, जो पश्च मस्तिष्क का 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है अनुमस्तिष्क, और होता है पॉन्स, और होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। मेडुला ऑब्लोगेंटा जो होता है, ये 3 पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क का, जिसमें सेरिब्रम एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अनुमस्तिष्क रहेगा तो अनुमस्तिष्क को टिक करेंगे, अनुमस्तिष्क नहीं है तो सेरिब्रम। यदि अनुमस्तिष्क और सेरिब्रम दोनों नहीं हो तो हम लोग फिर पश्च मस्तिष्क को टिक करेंगे, क्योंकि पश्च मस्तिष्क का ही पार्ट होता है सेरिब्रम, और जिसको हिंदी में हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। और पश्च मस्तिष्क का दोस्तों टोटल 3 पार्ट होता है, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा। दोस्तों, अगला है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों, किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन का कारण है
वो दोस्तों वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर में और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण मादा में। यानी कि ऑप्शन होगा दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नर में होता है और एस्ट्रोजन जो होता है मादा में होता है। टेस्टोस्टेरोन नर कहने का मतलब जो शारीरिक परिवर्तन, जैसे मूछ दाढ़ी आने लगता है, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन होने लगता है। तो उस जो होता है वो एस्ट्रोजन के कारण महिलाओं में, और पुरुषों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो हम लोग ए और बी दोनों को टिक करेंगे। दोस्तों अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये सब जो सवाल था पिछले सेट में ही पूछा गया था। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जो देखेंगे रक्त क्या है। तो हम लोग जानते हैं रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जीन के बारे में सबसे पहले जोहानसन ने बताया था। जीन के बारे में दोस्तों सबसे पहले जोहानसन ने बताया था, और आनुवंशिकता के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताए थे, और जो जैव विकास होता है उसके बारे में डार्विन ने बताए थे दोस्तों। तो याद रखेंगे, अगर जैव विकास हमसे पूछा जाएगा दोस्तों, जैव विकास के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे डार्विन। आनुवंशिकता के बारे में पूछा जाएगा तो कहेंगे मेंडल। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जाया है जीन के बारे में, तो जीन शब्द के बारे में हम लोग बताएंगे जोहानसन को। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, हम लोग याद रखेंगे। अगला है जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो हम लोग गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है यानी कि धन आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आयन होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, माइनस चार्ज होता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगला है दोस्तों ओम का नियम। ओम का नियम का जो है यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। दोस्तों याद रखेंगे, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। तो दोस्तों हम लोग बताएंगे कि ओम का नियम जो है कि हम लोग ओम का नियम बोलेंगे या लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि किसी अचरताप पर प्रवाहित होने वाला धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, और इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अगला है दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग वोल्ट को मारेंगे। जो विभवांतर का एसआई मात्रक है दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे वोल्ट होता है। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है, और वाट जो है शक्ति का होता है, और जूल जो है कार्य और ऊर्जा का होता है। तो याद रखेंगे, आपको टोटल का बता चुके हैं। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही बढ़िया आमीटर होता है, यानी कि जो बहुत छोटा हम लोग मारेंगे, क्योंकि कम का बात है तो यानी कि बहुत छोटा को हम लोग बहुत कम कह सकते हैं। तो एक और सवाल आता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन यदि सवाल हमको पूछा जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो हम लोग कहेंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है दोस्तों। अगला विद्युत बल्ब का फिलामेंट न्यूनस किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जब फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। और एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है दोस्तों। अगला है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों रियोस्टेट का जो उद्देश्य है वो नियंत्रित करता है जो विद्युत धारा हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जो वो नियंत्रित करता है उसके बीच जो प्रतिरोध होता है उसको नियंत्रित करता है। यानी कि प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, और जब प्रतिरोध घटता है तो धारा का मान बढ़ता है। तो ये दोनों काम करता है कि जब प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, यानी कि धारा बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो दोस्तों यहाँ पहला है धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, और तीसरा दिया हुआ धारा के परिमाण में वृद्धि। तो दोस्तों एक ऑप्शन मिस्टेक है, वृद्धि या कमी दोनों काम में होता है, दोनों काम होता है, वृद्धि भी होता है और कमी भी होता है। तो ऑप्शन हम लोग सुधार लेंगे, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, हम लोग सी को सुधार करके सी को टिक कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी सवाल छपने में। तो हम लोग याद रखेंगे वृद्धि करने का भी काम करता है और कमी करने का भी काम करता है। अगला है दोस्तों
कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वह कूलाम होता है। जूल जो होता है वो मात्रक होता है ऊर्जा का, कार्य का, और ओम जो है मात्रक होता है हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का, रजिस्टर का, और वोल्ट जो होता है मात्रक होता है विभवांतर का। तो आगे देखेंगे दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों वह होता है CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। अगला है दोस्तों, तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होता है यहाँ ऑप्शन में दिया गया है इनामेल। तो इनामेल जो होता है दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। और इससे इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है दोस्तों, याद रखें, जो शरीर का सबसे सख्त पदार्थ होता है वो इनामेल ही होता है। तो याद रखेंगे कि शरीर का जो सबसे सख्त पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो इनामेल ही होता है। और दांत का ऊपरी परत को भी इनामेल ही कहते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे मानव के जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। अगला है दोस्तों, परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे परागन जो होता है जो पराग कोश में बनता है। यह बायोलॉजी का सवाल है दोस्तों। चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है दोस्तों जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। तो याद रखेंगे जो चालनी नलिकाएं होते हैं वह सिर्फ फ्लोएम में पाए जाते हैं। RBC की जीवन अवधि कितना होता है। तो दोस्तों RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं का जो जीवन अवधि होता है 120 दिनों का होता है RBC का जीवन अवधि। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, और उसी को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा, न्यूरॉन सही होगा। अगला है दोस्तों कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है दोस्तों। तो हम लोग को पता है अंडाणु जो निषेचित होता है पहला है योनि में, फिर है गर्भाशय में, अंडाशय में। तो गर्भाशय में दोस्तों भ्रूण का विकास होता है, तो गर्भाशय नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा दोस्तों। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो है फैलोपियन नलिका में जो है अंडाणु का निषेचन होता है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बता दें कि जो गर्भाशय में जो है वहाँ पे भ्रूण का विकास होता है और फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। निम्नांकित, तो हम लोग का ऑप्शन होगा डी, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों। तो एथिलीन जो है पादप हार्मोन है दोस्तों, क्योंकि इसका काम होता है फल पकाना। याद रखेंगे एथिलीन का काम किया जाता है फल पकाने में दोस्तों। साइटोकाइनिन है, यह भी एक पादप हार्मोन है दोस्तों, क्योंकि इसका काम होता है कोशिका विभाजन करने में। ऑक्सीन जो है दोस्तों यह भी एक पादप हार्मोन है, क्योंकि यह जो है जड़ों की वृद्धि में प्रेरित करता है, जड़ों की वृद्धि विकास के लिए प्रेरित करता है, जो ऑक्सीन होता है। तो हम लोग का पादप हार्मोन नहीं है तो उसको हम लोग ऑक्सीन कहते हैं। हम लोग का ऑप्शन होगा ऑक्सीन, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो यह होगा दोस्तों ऑक्सीन। और यह होता है जंतु हार्मोन, जो कि ऑक्सीन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह दूध निष्कासन के लिए प्रेरित करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, यह दूध निष्कासन के लिए प्रेरित करता है और यह जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह एक जंतु हार्मोन है। तो हम लोग का आंसर डी होगा दोस्तों। अगला है फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है दोस्तों उसको पुंकेसर कहते हैं। तो हम लोग पुंकेसर को टिक करेंगे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि द्विखंडन अमीमा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, यानी कि बच गया ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता दोस्तों। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है दिया हुआ है, तो हम लोग सूर्य का प्रकाश लिखेंगे। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और जैव विकास के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे डार्विन को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन। अगला है दोस्तों हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरा पौधा जो है दोस्तों उसको हम लोग उत्पादक का श्रेणी में रखते हैं, उत्पादक उसको कहते हैं। अगला है दोस्तों नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में जो दोस्तों गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। हम लोग याद रखेंगे जो 22 गुणसूत्र हैं नर में और मादा में दोनों बराबर होता है, लेकिन एक जो गुणसूत्र है दोनों में अलग अलग होते हैं। तो यानी कि टोटल संख्या 23, नर में 23 याद रखेंगे। ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। तो ओजोन परत जो है दोस्तों पाई जाती है, हम लोग याद रखेंगे ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। और समताप मंडल को ही अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं दोस्तों।
हिंदी में अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल के किस भाग में पाया जाएगा दोस्तों, तो यह समताप मंडल के निचला भाग में पाया जाता है दोस्तों, जो कि अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन ए होगा, जो ओजोन परत पाया जाता है। अगला है दोस्तों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों जो त्याग करके धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं, और जो ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग त्याग करके था तो धन आयन धातु हम लोग करेंगे। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो लोहा पर जिंक हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों जो हम लोग पहले याद रख लेंगे सहसंयोजिक यौगिक किसको कहेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है परमाणुओं के बीच उसे हम लोग सहसंयोजी कहते हैं, और जो परमाणुओं के बीच सीधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बन जाता है, स्थानांतरण से बन जाता है, उसे हम लोग वैधु संयोजी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे सहसंयोजी का बात है, यानी कि ट्रांसफर से बनने वाला। तो देखेंगे NaCl जो है यह वैधु संयोजी है, CaCl2 जो है वैधु संयोजी है, Na2O भी है, ये भी वैधु संयोजी है। तो CH4 जो है दोस्तों मीथेन जो है यह सहसंयोजी यौगिक होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है दोस्तों। तो अगला सवाल है, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है दोस्तों। तो ऐसे शुद्ध सोना हम लोग कैरेट में मापते हैं और 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने में 24 कैरेट का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही तन और आघात वर्ध होता है, जिसके कारण से हम लोग 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे उत्कृष्ट गैस के बारे में। उत्कृष्ट गैस को हम लोग नोबेल गैस अंग्रेजी में कहते हैं, और इसी को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाता है। तो वहाँ का तत्व यहाँ पे सिर्फ आर्गन दिया हुआ है, तो हम लोग आर्गन को मारेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र कहने का मतलब है दोस्तों कि तांबा, और टिन तो आपको पता है तांबा और टीना का जो मिश्र धातु होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कांसा। तांबा और टीना का जो मिश्र धातु होता है दोस्तों इसे हम लोग कांसा कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कांसा में जो होता है दोस्तों 88% तक तांबा पाया जाता है और 12% टीन पाया जाता है। 12% टीन और 88% तक तांबा पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग भी पूछा जाता है हमसे बोर्ड में, तो याद रखेंगे इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। और अगला है दोस्तों, इसी में ऑप्शन दिया हुआ कि पीतल। यदि आपसे पीतल पूछ लिया जाए कि किसका किसका होता है, तो हम लोग पीतल का भी याद रखेंगे कि कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है वह पीतल होता है। पीतल जो होता है दोस्तों कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा जो होता है दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो है दोस्तों, सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हार्ड सोल्डर। तो हम लोग सिर्फ सॉफ्ट सोल्डर के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है टीन और लेड का मिश्रण होता है। ड्यूरेलुमीन के बारे में आपको सभी को पता होगा, ड्यूरेलुमीन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। ड्यूरेलुमीन किसका मिश्रण होता है, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जिसमें 95% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 हाफ H2O। यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों। पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दोस्तों जिप्सम से बनाया जाता है, और जिसका जिप्सम का सूत्र भी C में दिया हुआ है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो हम लोग याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो जिप्सम को जब हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अनुसूत्र होगा B होगा CaSO4 हाफ H2O। अगला है दोस्तों आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लवण भी बनाता है। तो हम लोग लवण को टिक करेंगे। बूझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे बूझा हुआ चूना का जो अनुसूत्र होता है CaOH2 होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिना बूझा हुआ चूना क्या होता है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगला है दोस्तों निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सा जो है भस्म नहीं। तो दोस्तों CaO जो है भस्म हम आपको बताए थे कि क्षार का गुण जो धातु का ऑक्साइड होता है उसमें क्षार का गुण पाया जाता है, यानी कि भस्म का गुण पाया जाता है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है उसमें लवण का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो है क्षारीय गुण पाया जा रहा है, तो यानी कि सब में भस्म का गुण है। तो NaCl जो है दोस्तों लवण है, जिसमें है कि भस्म का गुण नहीं पाया जाएगा। तो NaCl ही हमारा भस्म नहीं होगा, यानी कि यह लवण है। दोस्तों जस्ता का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कि जस्ता का अयस्क क्या होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेंड होता है,
याद रखेंगे जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क होता है, और जिंक ब्लेंड का जो सूत्र होता है दोस्तों ZnS होता है, जो जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है दोस्तों। तो हम लोग आंसर जिंक ब्लेंड देंगे। और ध्यान दे दें दोस्तों, जो सिनेवार होता है, यह जो सिनेवार होता है यह पारा का अयस्क होता है, और सिनेवार का सूत्र HgS होता है। और दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसका सूत्र Al2 × 2H2O होता है दोस्तों, जो बॉक्साइट का सूत्र होता है, जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कहलाता है दोस्तों। और सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, आपको सबको पता है इसका अनुसूत्र NaCl होता है, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों सिलिकॉन एक है दोस्तों, हम सबको पता है कि सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है, जिसका उपयोग हम लोग सौर प्लेट बनाने में करते हैं। वही सवाल पूछा जाता है कि सौर प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे उसमें उपधातु यानी कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है दोस्तों सवाल में मिस्टेक है, कौन सा तत्व उपस्थित दिया हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH एथेनॉल, उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो सिर्फ यदि उपस्थित के बारे में कहेगा तो तीनों ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा मिस्टेक है। आपको पहले ही बताएं कि क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सही सवाल लिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है छपने में किताब। तो यहाँ पे सवाल को सुधार लीजिएगा, है कि कौन नहीं होता है, तो सवाल कौन नहीं होता, तो यहाँ में नाइट्रोजन नहीं होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथनोइक अम्ल को दोस्तों हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं, जो पाया जाता है दोस्तों चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, सर्प के डंक में। पूछा जाता है कि सर्प डंक, बिच्छू डंक, चींटी डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो फार्मिक अम्ल, और इसे हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों, और इसे जहरीला अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी जो है किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं दोस्तों। तो स्वपोषी जो होता है पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश यानी कि टोटल का उपस्थिति जरूरी है दोस्तों, तो इनमें सभी होगा। अगला है दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है क्लोरोफिल में, वर्णिल लवक में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में। दोस्तों तो सबको पता है कि मैग्नीशियम जो होगा दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पाया जाएगा, तो कहेंगे कि क्लोरोफिल में पाया जाएगा। तैलीय कागज़ होता है दोस्तों, तो तैलीय कागज़ होता है या घिसा हुआ जो कांच होता है दोस्तों, यह पारभाषक होता है, तो हम लोग कहेंगे पारभाषक। दोस्तों याद रखेंगे पूछा जाता है कि पारभाषक किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार थोड़ा थोड़ा यानी कि आंशिक रूप में आर पार निकलता है, उसे हम लोग पारभाषक कहते हैं दोस्तों। और यदि पारदर्शक पूछा जाए, जिसको पारदर्शी भी कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे दोस्तों कि जिससे जो प्रकाश है पूरा पूरा आर पार निकल जाता है, साफ साफ दिखलाई पड़ता है, उसे पारदर्शक कहते हैं। और जो अपारदर्शक है दोस्तों, जिससे प्रकाश आर पार थोड़ा सा भी नहीं जाता यानी कि कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता एक ओर से दूसरी ओर, तो उसको हम लोग अपारदर्शक कहते हैं दोस्तों। और पारभाषक जिससे आंशिक रूप से आर पार प्रकाश निकलता। अगला है दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। आवर्धन का जो सूत्र होता है आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आवर्धन बराबर होता है V/U। ये जो है लेंस का V/U होता है, लेकिन ऐसे अगर दर्पण कहा जाए तो आगे हम लोग माइनस लिख लेते हैं। और ऐसे आवर्धन बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है। अगला है दोस्तों प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में कैसा होता है। तो प्रकाश की चाल आप सभी को पता है दोस्तों कि हवा में कुछ और होता है, पानी में कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, और निर्वात के बाद तो यानी कि निर्वात से वायु में जो है तो दोस्तों कम होगा, वायु में कम होगा और निर्वात में ज़्यादा होता है। पानी में इससे कम होता है और कांच में उससे भी कम होता है। अगला है दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है दोस्तों। तो लेंस में 2 फोकस पाए जाते हैं दोस्तों। यदि दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण में 1 फोकस पाया जाता है। विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है आप सभी को पता होगा कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो हम लोग चांदी को कहेंगे। अगला है दोस्तों शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल जो होता है दोस्तों उसको में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह जस्ता का बना हुआ होता है। अगला है दोस्तों 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों
कि जो 1 जूल का मान होता है 0.239 कैलोरी होता है, 0.239, जिसको हम लोग अगर लिखना चाहें अप्रोक्सीमेट में तो 0.24 कैलोरी होगा, तो हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला है दोस्तों, वनस्पति तेल में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, बी है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो याद रखेंगे दोस्तों, वनस्पति जो तेल होता है उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला होता है। तो यदि हम लोग याद रखें असंतृप्त कहेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि लघु और लंबी पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे असंतृप्त का तो होगा ही, लेकिन साथ में लंबी श्रृंखला भी होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होता है वनस्पति तेलों में होता है। अगला है दोस्तों, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो दोस्तों ब्यूटेन का 2 समावयवी संभव है, जिसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों। तो आपको पता है कि मेंडलीव का जो आवर्त है उसको में परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उनके सजाया गया था मेंडलीव द्वारा, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या द्वारा मोसले द्वारा सजाया गया है। तो हम लोग कहेंगे कि यदि मोसले का पूछा जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग परमाणु संख्या कहेंगे, लेकिन यही बात यदि मेंडलीव के बारे में कहा जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान कहेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करता है। तो हम लोग को पता है अमोनिया का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों NH3 होता है, जिसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 1:3 होगा दोस्तों। तो 1:3 क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है दोस्तों। तो पूछा गया है कि कौन सा द्रव में होता है दोस्तों। तो हम लोग ध्यान देंगे, एथेन जो है दोस्तों ये तो एल्केन होता है, और मीथेन जो है ये भी एल्केन होता है, और मीथेन जो है दोस्तों यह भी एल्केन होता है। तो हम लोग याद रखेंगे मीथेन जो है ये भी एल्केन होता है, एथेन है वो भी एल्केन होता है, और एथाइन है दोस्तों ये गैस होता है, इसको एसिटिक हम लोग एसिटिलीन गैस कहते हैं एथाइन को। तो यहाँ पे द्रव कौन होगा दोस्तों, तो हम लोग एल्कोहल कहेंगे एथेनॉल को। एथेनॉल जो होता है एल्कोहल होता है, यह द्रव अवस्था में पाया जाएगा। अगला है दोस्तों, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को पता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप, यहाँ पे भी सवाल में मिस्टेक है दोस्तों, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ दिया हुआ है कि है। तो हम लोग कहेंगे यदि अपरूप के बारे में पूछा जाए तो ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, तीनों जो है कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ सवाल होना चाहिए था कि कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, और नहीं के बारे में यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, और हम लोग का जो होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यदि कार्बन का अपरूप कहा जाएगा तो वहाँ पे ग्रेफाइट भी होगा, हीरा भी होगा और फ्लोरीन भी होगा, याद रखें। अगला है दोस्तों, एक अणुसूत्र परंतु भिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो और वैसे यौगिक को हम लोग समावयवी कहते हैं दोस्तों, जिसका अणुसूत्र एक होगा, लेकिन उसका जब हम लोग संरचना सूत्र लिखने जाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। अगला है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड में कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों। तो हम लोग कहेंगे कि जब जो चेहरा को ले जाते हैं हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच, तो वहाँ का जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के जो पीछे प्राप्त होता है आवर्धित होता है और बड़ा बनता है, और आवर्धित बनता है और सीधा होता है। तो जो इसी कारण से वहाँ पे दाढ़ी को साफ करने में जो आसानी होता है, हजामत बताने में आसानी होता है, इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। यदि पूछा जाएगा कि किसका विचलन सबसे कम होगा तो हम लोग कहेंगे लाल का कम होता है, और अधिक पूछा गया तो हम लोग बैंगनी कहेंगे। अगला है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह अनंत होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। अगला है दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाएगा, तो दोस्तों वक्रता केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखते हैं तो वहाँ पर का जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार का बनता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, चाहे वक्रता केंद्र में लेंस में हम लोग रखें या दर्पण में रखें, वहाँ का जो प्रतिबिंब होता है समान आकार का बनता है। अगला ध्यान देंगे दोस्तों, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो दोस्तों आपको पता है तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के परतें हैं और उसमें अलग अलग सभी का घनत्व होता है, अलग अलग सभी अपवर्तनांक होता है, जिसके कारण से वहाँ पे तारा टिमटिमाता हुआ दिखलाई पड़ता है, और जिसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन जिसको कारण का नाम देते हैं। तो तारे टिमटिमाने का क्या कारण हुआ, तो हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो अस्थायित्व कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि मानव नेत्र में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सामने से वस्तु हटा लेने के बाद भी कितना समय तक उसका प्रतिबिंब बना हुआ रहता है। तो याद रखेंगे, वस्तु हटाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक बना हुआ रहता है। तो यही होता है दृष्टि का अस्थायित्व। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों सीधा और आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है दोस्तों बड़ा, तो ये तो नहीं होगा। अगला है दोस्तों उल्टा और आवर्धित। तो उल्टा तो बनता नहीं है दोस्तों, और आवर्धित भी नहीं बनता, क्योंकि आवर्धित मतलब बड़ा है। अगला है दोस्तों सीधा और हासित। इसका मतलब हुआ दोस्तों, हासित मतलब कि जितना पहले वस्तु था उससे छोटा हो गया। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा दोस्तों कि सीधा भी है और वस्तु से छोटा भी है। यदि ये भी गलत हो जाए दोस्तों तो हम लोग इनमें से कोई नहीं को टिक करते। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सीधा और हासित, यानी सी ऑप्शन। अगला है दोस्तों कि उत्तल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है दोस्तों। तो चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो दोस्तों, V/U होता है। ये आपको पहले भी इसी वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। तो ये हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों आप सभी लोग हमको बताएंगे दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसी प्रकार के यदि और वीडियो चाहे तो हमें कमेंट में बताएंगे कि इसी प्रकार के और वीडियो हमें दीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।